अगर ये तीनों चीजें ही पर्याप्त हैं, ठीक है, इन इन और इन जो ये जो मेंटल ट्रेनर हैं, इन्होंने इन तीन चीजों के ऊपर बात की है, और ये तीन चीजें अपने आप में सही है, इन तीनों चीजों का फैक्टर है। लेकिन मान लीजिए इन तीनों चीजों को आपने सही कर लिया, कॉन्शियस माइंड आपका ठीक है कि आपने खूब मेडिटेशन किया और खूब अच्छे से आप मैच कर रहे हो और आपने दिमाग को प्रेजेंट में रख पा रहे हो, ठीक है, तो वो कॉन्शियस माइंड के ऊपर काम हो गया। सबकॉन्शियस माइंड क्या है? आपका स्टोरेज, आपकी टेक्निक, जो आपके कैसे पिस्टल उठाते हो, कैसे लेके आते हो, कैसे ट्रिगर दबाते हो, कैसा फॉलो थ्रू करते हो, ये सारी चीजें, ये जो सीक्वेंस है, ये इंफॉर्मेशन या ये फीलिंग या ये तरीका आपके दिमाग में स्टोर होना, ठीक है, तो ये आपके दिमाग में जब स्टोर हो गया अच्छे से और आप इस चीज को कर पा रहे हो, तो इसका मतलब सबकॉन्शियस माइंड के अंदर आपके ये चीज ऑलरेडी बैठ गई है, तो सबकॉन्शियस माइंड भी ओके हो गया। सबकॉन्शियस माइंड आपको ये भी बताता है कि 8 कैसे लगता है, 10 कैसे लगता है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन, दोनों ही इन्फॉर्मेशन दिमाग में सेव है। 10 के लिए कैसी साइड पिक्चर चाहिए, 10 के लिए शॉट कहाँ छूटा, तो 10 लगा होगा, तो ये आप स्क्रीन को देखे बिना ही बता पाते हो। क्यों बता पाते हो? क्योंकि आपके दिमाग में ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है कि ये ऐसा है, ऐसा शॉट लगा होगा, यहाँ लगा होगा, ठीक है, तो ये सबकॉन्शियस पे काम हो गया। अब इसके बाद बाद में क्या चीज होगी? सेल्फ इमेज। तो सेल्फ इमेज आपने एक बार जितनी बड़ी बना ली उसके बाद कायदे से उससे छोटी नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए कि कोई आदमी एक बार ओलंपिक में मेडल ले लिया किसी शूटर ने, तो अब उसकी सेल्फ इमेज तो बड़ी हो गई ना, उसका कंसंट्रेशन भी अच्छा था, उसका कॉन्शियस अच्छा था, सबकॉन्शियस अच्छा था, सेल्फ इमेज उसकी वाकई बड़ी थी, तभी तो उसने बड़ा स्कोर मारा ओलंपिक के अंदर और उसने मेडल भी ले लिया, तो अब उसकी सेल्फ इमेज बड़ी हो गई। अब क्या होता है? अब वही शूटर दोबारा आकर के कोई कंपटीशन खेलता है या दोबारा से ओलंपिक में उतरता है, तो वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है। हम इस चीज के ऊपर बात करेंगे। ये मैंने ओलंपिक का आपको बड़ा एग्जांपल दे के समझा दिया है। यही चीज एक मैच से दूसरे मैच में होती है या प्रैक्टिस से मैच के बीच में होती है कि ये तीनों चीजों पे काम कर लिया, लेकिन इसके बाद भी कुछ तो ऐसा बच गया जो आपको जो है दोबारा से स्कोर नहीं मारने दे रहा है, दोबारा से आप फ्री नहीं हो। अब आपके ऊपर और ज्यादा लोड हो गया कि मैं पिछली बार तो मैंने मेडल लिया हुआ था, अब की बार फिर मुझे लेना है, क्योंकि मुझे अब तो जो गांव वाले भी जानने लगे, क्लब वाले भी जानने लग गए हैं, मेरा फेडरेशन भी जानने लग गया है, मीडिया जानने लगी है, आसपास के लोकल एमएलए एमपी मुझे बुला करके माला पहना रहे हैं, और मतलब आप स्टार बन गए। अब स्टार बनते ही क्या और ज्यादा लोड हो गया दिमाग के ऊपर। तो ये चीज क्या है, इसको कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है कि ये जो इनडायरेक्ट प्रेशर हमारे ऊपर आ रहा है, इसको डिफाइन नहीं किया गया है। हम इसकी बात करेंगे आज, जो मेरे ख्याल से अच्छा खासा एक रीजन है। तो ये तो हो गई जो अपनी वेस्टर्न साइकोलॉजी है उसकी बात। अब अपन बात करते हैं अपनी इंडियन साइकोलॉजी की बात, जो कि उपनिषदों के अंदर आज से ये जो चीजें हैं, आज की जो मॉडर्न साइंस है, ये तो अब इन चीजों को मानती है, लेकिन 5000 साल पहले के जो उपनिषद हैं उनके अंदर यही चीज ऐसी की ऐसी ही है, ठीक है। तो ये कहाँ से आता है? उपनिषदों के अंदर कोई लेक्चर नहीं है, उपनिषदों के अंदर आपस में ऋषि मुनियों के वार्तालाप है, कन्वर्जेशन है। उस कन्वर्जेशन के अंदर क्या मिलता है? जब महर्षि विश्वामित्र अपने गुरु से पूछते हैं कि मैं एक, पहले वो राजा थे, कि मैं एक युद्ध लड़ने के लिए गया था और मुझे वहां, मैं जीत तो गया लेकिन मुझे डर लगा, मरने का या हारने का डर लगा। तो अब यही डर हमें लगता है, बैड शॉट ना लग जाए, एट ना लग जाए, स्कोर खराब ना हो जाए, मेडल हाथ से ना निकल जाए, यही डर हमें लगता है। तो मैं उस डर को, उस लेक्चर को, उस जो वार्तालाप है उसको यहाँ कैसा? लेके आना चाह रहा हूँ। वो क्या है? उन्होंने डर का जिक्र अच्छा। किया कि मुझे डर लगा, कैसा? ठीक है। ठीक है। अब मैं भी इसी चीज को यहाँ पे लेके आ रहा हूँ भाई। कि ये डर आया कहाँ से और ये क्यों लगा, ठीक है। तो अब ये डर के बारे में अपन बात करते हैं। देखिए क्या चीज होता है, जैसा उपनिषद बताते हैं उसके हिसाब से कि 5 तो है कर्मेंद्री और 5 है आपकी ज्ञानेंद्री। ज्ञानेंद्री क्या होता है? 5 सेंसेस हैं। तो कर्मेंद्रियों को भी आप एक बार साइड में छोड़ दिए, क्योंकि कर्मेंद्री वो ही करती हैं जो ज्ञानेंद्री बोलती हैं। अगर मेरा जो ज्ञानेंद्री है, जो मेरा सेंसेस है, वो अगर कह रही है कि इस पेन को ऐसे पकड़ लो, तो मेरा हाथ पकड़ेगा, हाथ कर्मेंद्री है, ठीक है। तो अपनी जो कर्मेंद्रियां हैं, हाथ है, पैर है, ये वो करेंगी जो दिमाग बोलेगा। दिमाग इन द सेंस कि अपनी ज्ञानेंद्रिय, अपने सेंसेस जो बोलेंगे वो करेगा। तो अब ज्ञानेंद्रियों के जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय आप लोगों को पता होगा, आंख, कान, नाक, जीभ, मुंह,
जो भी है सेंसेस हैं अपने पांचों, ये हो गए। अब इसके बाद क्या होता है, चार चीजें आ जाती हैं, ठीक है। अब ये चार चीजें क्या हैं, एक होता है मन, चित्त, बुद्धि और अहम। अहम क्या होता है, जिसको अहंकार भी अपन बोल सकते हैं। इससे पहले अपन एक थोड़ा सा और एक चीज को समझाता हूँ ताकि आप ढंग से समझ पाएंगे। एक आप लोग अभी चाहें या अभी आपके पास डिवाइस हो तो आप सर्च कर सकते हैं या बाद में सर्च कीजिएगा। गूगल में सर्च करना बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस, HISS, हिस, फिश मत करना, बंडल ऑफ हिस सर्च करना। उसके अंदर आज की मॉडर्न साइंस भी इस चीज को मानती है, जिसको 5000 साल पहले, मुझे नहीं पता कि कैसे पुराने जो ऋषि मुनि साइंटिस्टों को कहा जाता था, तो उन लोगों ने इसको कैसे सर्च किया। होता क्या है कि कोई भी जो प्रेशर जब भी हमें आता है या जब भी हम डरते हैं, हार्ट बीट बढ़ती है, ठीक है, पसीना आता है, हमारा सोचने का जो तरीका है, जो हमारे विचार हैं वो तेज हो जाते हैं, जल्दी जल्दी सोचने लग जाते हैं, जल्दी जल्दी डिसीजन लेने लग जाते हैं। उसके चक्कर में कई बार गलत डिसीजन भी ले लेते हैं। तो ये एक्टिविटियां होने लगती हैं जब डर लगता है। तो अब सबसे पहले तो हम यहाँ जाते हैं, इनको छोड़ते हैं, सबसे पहले हम जाते हैं कि डर आता कहाँ से है, ठीक है। तो देखिए कि पांच चीजें हैं, ठीक है। पांच चीजें क्या क्या हैं, पांच चीजों को बारे में मैं आपको एक बार बताता हूँ ठीक से। हम्म, देखिए आदमी की बॉडी होगी एक तो, जिसको ब्रह्म कहते हैं, ठीक है, बॉडी है। उसके बाद प्रकृति है, उसका नेचर है। उसके बाद चित्त है। चित्त क्या किसको बोलते हैं, चित्त आपके जो विचारों के जो स्टोरेज हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं। चित्त विचारों का संग्रह है, जहाँ पे आपके सारे के सारे विचार स्टोर्ड हैं। उसके बाद अहंकार आ गया, उसके बाद आ गया प्राण आ गया, ठीक है। अब ये सब पांच क्या चीज है, ये हार्ट के ऊपर पांच लेयर्स हैं। हार्ट के ऊपर अपने जो हार्ट है, उस हार्ट के ऊपर पांच लेयर हैं, ठीक है। वैसे तो लोग कहते हैं कि हार्ट कुछ भी सोचता नहीं है, ठीक है, नहीं सोचता है, लेकिन हार्ट सोचने के अंदर सहायक है या बाधा है। अब वो कैसे है, देखिए जब भी कोई चीज घटना घटती है, मान लीजिए आप कहीं से जा रहे हैं रास्ते से, और अंधेरे का टाइम है, किसी रास्ते में जा रहे हैं और दो पागल कुत्ते लड़ते हुए आपके पास आ रहे हैं, तो आपकी एकदम से हार्ट बीट बढ़ जाती है। अब आप उसके ऊपर आपको रिएक्शन करना होता है, या तो आप भागेंगे या उसको लात मारेंगे, या आप जैसे हैं वैसे के वैसे खड़े रहेंगे। ये कुछ डिसीजन लेने होते हैं आपको, ठीक है। तो ये कोई भी जब घटना घटती है तो सबसे पहले किसके पास जाती है, ब्रह्म के पास जाती है। ब्रह्म क्या है, उसको जानता है आपकी बॉडी। आप उसको देखते हैं कि हाँ ऐसा हुआ, मान लीजिए मैच फायर कर रहे हैं और एक गलती से एक शॉट आपका कुछ न कुछ ऐसा हुआ, एक्सीडेंटल फायर हुआ और दो में लग गया, ठीक है, जो कि एकदम से अनएक्सपेक्टेड था। अब क्या घटनाएं घटती हैं, ये डर जो कैसे बढ़ता है और ये इफेक्ट कैसे करता है, ये मैं बताता हूँ। सबसे पहले ब्रह्म के पास में आया, ब्रह्म ने जाना, आपकी बॉडी ने जाना, देखा कि हाँ दो में लग गया, और जो ये बहुत खराब शॉट है, मेरा बहुत ज्यादा पॉइंट इसके अंदर लेस हो गए हैं मेरे। उसके बाद वो इंफॉर्मेशन जो आपने देखा, जो आपने जाना, वो कहाँ जाएगा, आपकी प्रकृति के पास में जाएगा, आपके नेचर के पास में जाएगा। जैसा आपका नेचर होगा वैसा आप रिएक्ट करेंगे, ठीक है। अगर आप ज्यादा वो है, तीन तरह की प्रकृति होती है आदमी की, राजसिक, तामसिक और सात्विक, तीन प्रकृतियां हैं। तो अगर राजसिक प्रवृत्ति के हो तो आप फिर लड़ना शुरू करोगे कि नहीं कोई बात नहीं है, मैं हार नहीं मानूंगा, एक दो में लग गया कोई बात नहीं है, मैं आगे की सोच के अंदर पॉइंट कम नहीं होने दूंगा और मैं मैच को और अच्छे से करूंगा। राजसिक प्रवृत्ति के हो तो आप वापस लड़ना शुरू कर दोगे। तामसिक प्रवृत्ति के हो, आप गुस्सा करोगे, आपको जिस चीज की वजह से वो हुआ है आपको गुस्सा आएगा, ट्रिगर अगर जल्दी चल गया था या कुछ और हो गया तो आप ट्रिगर पे गुस्सा निकालोगे, वेपन पे गुस्सा निकालोगे, कुछ ना कुछ करोगे। तो ये तामसिक वाले के लक्षण हो गए। एक हो गया सात्विक प्रवृत्ति का, जो अब थोड़ा सा बाबा टाइप का आदमी होगा, वो बोले चलो कोई बात नहीं, किस्मत में नहीं था, लग गया कोई नहीं, आगे ध्यान देते हैं, जो लिखा था हो गया। तो ये तीन प्रकृति होती है आदमी की, वो तीन तरह के रिएक्शन दे सकता है इस एक घटना के ऊपर। आपका दो में शॉट लगा, ब्रह्म ने जाना, ब्रह्म से ने सिर्फ जाना, जान करके ये इन्फॉर्मेशन गई प्रकृति के पास में, प्रकृति ने जैसी आपकी है वैसे आप इसका वो रिएक्शन दे दोगे। उसके बाद में क्या है, चित्त के पास वो इन्फॉर्मेशन जाएगी आपके। चित्त क्या है, आपके जो विचारों का जो संग्रह है वो है। जैसा आपका चित्त होगा आप वैसा ही उसके आगे इन्फॉर्मेशन दोगे कि ये सही हुआ या गलत हुआ, या ये ठीक नहीं था, या ऐसा पहले भी हो चुका है या नहीं हो चुका है, ऐसा जो भी आपके पास जो आपका चित्त कहेगा आप उस इन्फॉर्मेशन को उससे आगे पहुंचा दोगे। अब उसके बाद आपके अहम के पास में ये बात गई, अहंकार के पास में। अब ये अहंकार अगर आपका अच्छा है या नहीं है, या आपके
ईगो ज्यादा है या नहीं है, या आप में बिल्कुल ईगो नहीं है, आप सोचते हो कि चलो कोई बात नहीं, लग गया। अब ये भी अलग अलग तरीके का हो सकता है। अगर एक बिल्कुल बिगिनर शूटर है, उसके अंदर बिल्कुल ईगो नहीं है शूटिंग को लेकर के, शूटिंग का ईगो उसमें बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसने अभी तक कुछ अचीव ही नहीं किया है, तो उसको लगेगा कि कोई बात नहीं, लग गया लग गया, मेरा क्या था, मैंने तो कुछ पाया नहीं, क्योंकि उसके चित्त में उसकी बड़ी इंफॉर्मेशन नहीं थी, उसका बड़ा स्कोर नहीं था, उसकी बड़ी इमेज नहीं थी, कभी भी अपनी सेल्फ इमेज जो थी उसकी बड़ी नहीं थी, तो वो डिस्टर्ब नहीं हुआ, तो उसके आगे ये इन्फॉर्मेशन जाएगी नहीं। लेकिन अगर कोई पुराना शूटर इस चीज को कर देता है, जिस जो ये समझता है कि मेरे को ये नहीं करना चाहिए था, या मेरे साथ ये नहीं होना चाहिए था, या ये जो 8 पॉइंट मेरे चले गए एक ही शॉट में, ये बहुत गलत हो गए, तो उसके ईगो पे ये बात जाएगी, अहंकार के पास में जाएगी। अब अहंकार उससे विचलित हो जाएगा, उसके काबू में नहीं आएगी ये चीज, तो क्या होगा, इसके आगे ये चीज चली जाएगी आपके प्राण के पास में। प्राण प्राण भी 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन उनको अपन अभी नहीं छेड़ते हैं। प्राण के पास इंफॉर्मेशन जाएगी, ये हार्ट के अंदर ये चीजें इंफॉर्मेशन जा रही हैं, जो आपको मैं बता रहा हूँ। प्राण के एंड में क्या होता है, ये हार्ट की जो 5 लेयर हैं, 5 लेयरों के नाम बता रहा हूं मैं। आज की मॉडर्न साइंस भी मानती है कि हार्ट की 5 लेयर होती है, 5 भाग होते हैं। इनको अब जो मॉडर्न साइंस ने अलग नाम दे रखे हैं, पुराने उपनिषदों के अंदर ये नाम दिए हुए थे, इनके हिसाब से बता रहा हूँ कि हर एक लेयर का एक अपना काम होता है। ठीक है, तो प्राण के पास में गई, प्राण सबसे इंपॉर्टेंट है, और प्राण के बाद में क्या होता है, इसको जो उपनिषदों में पूरे इस चैप्टर का नाम दिया गया है, वो क्या है, हृदय गुहा, केव ऑफ हार्ट। जब आप हार्ट की बनावट देखोगे तो एक मोटी नस उसके अंदर तक जाती है, वो जो उस केव तक जब ये अंदर तक इंफॉर्मेशन जाती है, हार्ट के अंदर तक जाती है, तो वहां खाली जगह है, और ये इंफॉर्मेशन जितनी फास्ट तरीके से गई, इन सब चीजों ने, इन 5 चीजों ने उस इंफॉर्मेशन को हैंडल नहीं कर पाई, तो वहां पे हार्ट के अंदर एक स्पंदन होता है, एक वाइब्रेशन होता है। वो वाइब्रेशन जितना स्ट्रोंग होगा, उतना ही स्ट्रांगली वापस आपके पास में इंफॉर्मेशन आएगी, इन्हीं 5 चीजों के थ्रू। और उसके बाद ये सेकंडों में चीज होती है, उसके बाद आपकी बॉडी रिएक्ट करना शुरू करती है। बॉडी कौन, आपका ब्रह्म, जो आपकी बॉडी है, जिसने सबसे पहले इस चीज को जाना था, और इन 5 लेयर्स के थ्रू हार्ट में ये इंफॉर्मेशन पहुंचाई। उसके बाद हार्ट आपका इसके ऊपर रिएक्शन देगा, वो एकदम ब्लड का एकदम से फ्लो वापस फेंकेगा। जितनी बुरी घटना घटी, जितना आपने इसको बुरा माना, जितना आप इससे प्रभावित हुए, ये 5 चीजें, उतना ही स्ट्रांगली वो ब्लड का फ्लो वापस फेंकेगा, और वहां पे वाइब्रेशन होगा। केव ऑफ हार्ट के अंदर, हृदय की गुफा, दिल की गुफा के अंदर वाइब्रेशन होगा। ये वाइब्रेशन जितने स्लोली या फास्ट गया था, उससे कई गुना वापस फास्ट आपके पास वापस आती है ब्रह्म के पास। अब ब्रह्म क्या है, बॉडी है। अब बॉडी इसके ऊपर अपना रिएक्शन देती है, उससे वापस उस सिचुएशन से लड़ने के लिए, या उससे नॉर्मल होने के लिए क्या करती है, आप एकदम नर्वस ब्लैकआउट होते हो तो क्या करती है, एकदम से हार्ट बीट बढ़ती है, ब्लड का फ्लो वापस देती है सारी मसल्स के अंदर, मसल्स में ऐठन आनी शुरू हो जाती है, अंधेरा आता है, कईयों को चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, कईयों का पेट दर्द शुरू हो जाता है, हार्ट बीट खूब बढ़ जाती है। एसी में खड़े हैं 10 मीटर में, लेकिन पसीना आना शुरू हो जाता है, समझ नहीं आ रहा है कि मतलब क्या करूं, पिस्टल उठाऊं नहीं उठाऊं, लोड करूं क्या करूं, कोई पैलेट की डब्बी को उठाना चाह रहा है, वो पैलेट गिर रहे हैं, कोई पानी पीना चाह रहा है लेकिन पानी नहीं उठा रहा है, कुछ और उठा रहा है, मतलब एकदम से उसका कॉन्शियस माइंड बिल्कुल काम करना बंद कर देता है कि मैं क्या करूं। ये जो रिएक्शन है वो इतना फास्ट होता है। ठीक है, अब ये इतना फास्ट रिएक्शन हुआ, ये है डर के आने का तरीका, ये यहां से डर आता है, और ये इस तरीके से काम करता है। ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये चीज है जहां से अपना वो डर आता है, जहां से वो डर काम करता है। अब ये 2 तरीके से हो सकता है, एक तो घटना घटने के बाद में, एट लग गया उसके बाद में होगा, तो ये किसी एक शॉट पे होगा, या 7-6 कोई भी शॉट, बैड शॉट लग गया जो आपके लिए अनएक्सपेक्टेड था, उस शॉट के बाद में होगा। घटना घटने के बाद आपके ब्रह्म ने जाना, और उसके बाद ये सारी घटना घटी, और वापस से हार्ट बीट बढ़ गई। एक है कि एडवांस में ही आप डरे जा रहे हो कि लग गया तो क्या होगा, लगा नहीं है बैट शॉट, अभी मैच शुरू भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हार्ट बीट बढ़ी हुई है, तो वो एक लय के अंदर बढ़ी हुई ही रहेगी। और वो जितनी ज्यादा बढ़ी हुई रहेगी, उतने ही आपके विचार फास्ट चलेंगे, उतने ही फास्ट आप सोचोगे, उतने ही आपकी बॉडी काम नहीं करेगी, आप अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, तो क्या होगा, जो आप कर रहे हो वो कर नहीं पाओगे। वो कैसे नहीं कर पाओगे, जैसा आप प्रैक्टिस में कर रहे थे, क्योंकि प्रैक्टिस में तो कोई एट लगने का या किसी चीज का डर था ही नहीं। अब मैच में डर है, आपने पाल लिया, तो अब वो हार्ट बीट बढ़ी हुई है, तो अब बॉडी उस चीज से यूज टू नहीं है, इसलिए वो कर नहीं पाती है, उतने आर्क ऑफ मूवमेंट के अंदर आपका वेपन नहीं घूम रहा है, अब ज्यादा एरिया में घूम रहा है।
तो आपका शॉट नहीं चल रहा है, क्योंकि ज्यादा एरिया में घूम रहा है तो आपके चित्त के अंदर ये इन्फॉर्मेशन है कि इतने एरिया में अगर घूमेगा तो ये 10 नहीं जाने वाला है। तो आपको और डर लगना शुरू हो गया। अब वो डर लगा, जैसे ही आपके चित्त ने बोला कि अब ये 10 नहीं लगेगा, ज्यादा हिल रही है पिस्टल, तो क्या होगा, ट्रिगर फिंगर रुक जाएगी, ट्रिगर चलेगा नहीं जिस तरीके से आप प्रैक्टिस में चलाते थे। ट्रिगर नहीं चलेगा तो लॉन्ग होल्ड हो जाएगा, लॉन्ग होल्ड हो जाएगा तो आपका प्राण डिस्टर्ब हो जाएगा, जो ब्रीदिंग कैपेसिटी है वो खत्म हो जाएगी, आंख की जो देखने की पावर है वो खत्म हो जाएगी। ये सारी सीक्वेंस को आप तोड़ देंगे। सीक्वेंस टूट गई तो आपका वैसा स्कोर नहीं आएगा जैसा आना चाहिए। तो ये तो एक एक तरीका हो गया जो इस डर को समझने का कि ये आता कहां से है। ठीक है, अब हमें इन पांचों चीजों के ऊपर काम करना पड़ेगा। ठीक है, इन पांचों चीजों के ऊपर जब काम करेंगे कि ये इंफॉर्मेशन वहां तक या तो ना जाए या हमें इन इंफॉर्मेशन को वहां भेजें, लेकिन ये पांचों चीजें रिएक्ट ना करें, ये रिएक्ट ना करें और रिएक्ट करें तो हमारे अकॉर्डिंग करें, तब जा करके ये चीजें हमारे फायदे के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं। या फिर एक ऐसी चीज और बची हुई है जो इन पांचों चीजों को काबू में करती है। नेक्स्ट स्लाइड में आइए प्लीज। नहीं, यही रहने दीजिए, ये भी ठीक, यहीं पे है, यहीं पे है। अभी देखिए, ये जो पांचों लेयर मैंने आपको बताई, इसके अंदर क्या होता है, अहंकार जो मैंने बताया था, ईगो, ये ईगो के आगे ये चीज जाती है। इससे पीछे आ जाइए, हटाई दीजिए, अब पीपीटी का काम खत्म हो गया, अब अपन नॉर्मल चलते हैं। देखिए, जब ईगो के ऊपर, ईगो वाली लेयर के ऊपर जब ये चीज जाती है तो ईगो हमें इसके आगे चीज इंफॉर्मेशन को भेजता है। ठीक है, जैसा हमारा ईगो है, जैसी हमारी सेल्फ इमेज है, उसके आगे ये इंफॉर्मेशन जाती है और वहां से फिर आगे डर का चैनल शुरू होता है। तो इसको वहां कैसे ना पहुंचने दें या उसको वहीं पे कैसे कंट्रोल कर लें, हम इसके ऊपर काम करेंगे। तो अहंकार के दो उप मुख्य भाग होते हैं। ठीक है, एक होता है अहम, एक होता है इदम। अहम क्या है, अहम को क्या बताया गया है, अहम मानी आप खुद, यू आर इंडिविजुअल। जब मान लीजिए, अहम को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, अहम क्या है, मान लीजिए कोई रेंज के अंदर आप हैं, आप एकदम अकेले हैं, कोई नहीं है वहां पे, और आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, आपको कोई टेंशन नहीं है, आप अपने लिए मैच कर रहे हैं और बहुत अच्छा मैच कर रहे हैं, इंडिविजुअल हैं, आप अकेले हैं, अकेले में आपने मैच किया, आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई कंसंट्रेशन में डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, मजे से मैच किया, कोई डर नहीं था। ठीक है, प्रैक्टिस की तो भी कोई डर नहीं था, मैच की तो हल्का फुल्का रहा होगा, लेकिन फिर भी कम था और आपने बहुत अच्छा मैच किया, आप अकेले थे। अब वही, क्योंकि वहां पे आप ओनली अहम है आपका, आप अकेले हो, यू आर इंडिविजुअल देयर। ठीक है, अब जैसे ही ये इदम इन्वॉल्व होता है, इदम क्या है, जब आप पब्लिक प्लेस के अंदर आ जाते हो, जब आप रेंज के अंदर कंपटीशन में आते हो, तो आपके पीछे सैकड़ों लोग बैठे हुए हैं। अब वो लोग हैं, अब वहां पे इदम काम करता है। अहम क्या है, मैं जो मेरे अंदर है, इदम क्या है, वो जो आपके बाहर है। ठीक है, बाहर वाले लोग आपसे जुड़ जाते हैं। बाहर वाले कौन है, जो मान लीजिए आपके आसपास के लोग, मित्र मंडली, पांच छह लोग आपका मैच देखने के लिए पीछे बैठे हुए हैं, या मीडिया वाले लोग बैठे हुए हैं, आपकी कॉलेज के, स्कूल के, क्लब के लोग हैं, आपके कोच हो सकते हैं, ये फेडरेशन के लोग हो सकते हैं, कोई भी लोग जो बाहर आपको पीछे मैच बैठ के देख रहे हैं। अब शूटर क्या करता है, जब अकेले में था, जब वो इंडिविजुअल था, तब उसको इन सब चीजों से वो कनेक्ट नहीं था। ठीक है, तब उसकी अप्रोच वहां पे नहीं थी, वो उनसे नहीं जुड़ा हुआ था। लेकिन जैसे ही वो पब्लिक प्लेस में, या उसको ये कहें कि अब कंपटीशन की रेंज में आया, अब वो सारी चीजों से खुद को कनेक्ट कर पा रहा है। उसकी गर्दन आगे है, वो देख रहा है इधर, आंख सिर्फ देख रही है। तीन चीजें, दृष्टा, दृष्टि और दृश्य। तो आप दृष्टा हो, आंख आपकी दृष्टि है, और दृश्य क्या है, जो आप साइट देख रहे हो। ये तीनों चीजें हो तो रही हैं, आप देख तो रहे हो साइट को, लेकिन आपका जो अंदर का जो सेंसेस है वो पीछे है, कि पीछे सीढ़ियों के ऊपर कौन कौन बैठा है, कौन कौन मेरा मैच देख रहा है। उसमें से चार लोग ऐसे भी हैं जो नहीं चाहते कि मैं अच्छा स्कोर मारूं। आपका जो ध्यान है वो इनडायरेक्टली पीछे है। अब आप जिस तरीके से, जितना कंसंट्रेट होकर के, जो वेस्टर्न साइकोलॉजी के अंदर कह रहे हैं कॉन्शियस माइंड, कि एक बार में एक ही काम कर सकता है, अब वो आपका कॉन्शियस माइंड उस काम को उस तरीके से नहीं कर सकता अगर आप पीछे वाले लोगों से जुड़े हुए हो तो इनसे हम कैसे नहीं जुड़े। अब ये जो इदम काम कर रहा है, अहम तो ठीक है, अहम आप जब अकेले थे, अपने घर की रेंज में थे, एक ही आदमी आप रेंज में फायर करे, तो अहम हो, आपने सही से प्रैक्टिस कर ली, प्रैक्टिस के टाइम पे आप अहम तक सीमित हो। लेकिन जैसे ही इदम इन्वॉल्व हुआ, अब इदम की जरूरी नहीं है
कि अच्छा हो या बुरा हो, कोई ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो, क्योंकि चित्त भी इसमें शामिल है ना, चित्त में इंफॉर्मेशन है कि ये आदमी आपका अच्छा चाहने वाला है, आपके फादर बैठे हुए हैं तो आपको अच्छा लग रहा है कि हाँ ठीक है मेरे फादर बैठे हैं तो मुझे सपोर्ट है। अब ये पॉजिटिव वे में भी हो सकते हैं आपके लिए, नेगेटिव वे में भी हो सकते हैं। अगर आपने ये सोचना शुरू कर दिया यार आज तो पापा मैच देखने के लिए आए हैं, तो पापा को तो मैच अच्छा करके दिखाना है, ये करना है वो करना है, तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली इधर शूट तो कर रही है, लेकिन दिमाग उधर है। आपकी आंखें जो है ना वो एक्चुअल में वहां पीछे हैं, गर्दन के गुद्दी में आपकी आंखें हो गई हैं। अब आप इधर जो करना चाहिए था वो नहीं कर पा रहे हो। जो तन्मयो भवेत एक शब्द है गीता के अंदर, जिसको कुरुक्षेत्र के अंदर अगर हम उसकी ले तो उसके अंदर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो। अर्जुन ने भी कुछ ऐसे ही सवाल किए थे कि मुझे डर लग रहा है, ये मेरे अपने हैं, फलाने हैं, दिखाने हैं। जब ये सारी बातें करी तो उनको एक ही चीज समझाई शॉर्ट में, और इसके ऊपर काफी लंबा लेक्चर देके एंड में एक ही बात की कि सिर्फ कर्म करो फल की इच्छा मत करो। मतलब कंसंट्रेट करो कि तुम्हें करना क्या है, उन सब चीजों को छोड़ दो। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने टेक्निक से, अपनी सीक्वेंस से मतलब होना चाहिए। इन सब चीजों के ऊपर नहीं जाना है कि कौन मुझे देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है, किसको मुझे दिखाना है, इसको मारना है, इसको नहीं मारना है। ये सब चीजों से अपने को, दिमाग को हटाना पड़ेगा। थोड़ा सा बाबा जी बनना पड़ेगा अपने को। जब तक ये चीजें नहीं लेके आएंगे, जब तक ये चीजें अपने अंदर नहीं आएंगी, जब तक हम इन चीजों के चंगुल से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक ये प्रेशर खत्म नहीं हो सकता। तब तक ये प्रेशर रहेगा ही रहेगा दिमाग के अंदर कहीं ना कहीं। ठीक है। तो एक और चीज मैं आपको इसमें आगे शामिल कर देता हूं कि ब्रह्मांड के अंदर दो तरह की शक्तियां हैं। एक तो ब्रह्मांड खुद है, कॉस्मिक एनर्जी है, कॉस्मिक माइंड है। एक होता है इंडिविजुअल माइंड। ठीक है। इंडिविजुअल माइंड क्या है, आप एक कोई भी जो प्राणी है, जो भी धरती पे पैदा हो गया, जो भी जीव जंतु है, पेड़ पौधा है, कोई भी है, वो एक इंडिविजुअल है और ब्रह्मांड अपने आप में सब कुछ समेटे हुए इसके अंदर ही सब कुछ है। तो वो एक सुपर पावर अलग हो गई है। ठीक है। अब इंडिविजुअल की बात करें, इंडिविजुअल के अंदर क्या क्या चीजें हैं। इंडिविजुअल के अंदर पांच चीजें जुड़ जाती हैं उसके अंदर कि जो भी आदमी पैदा होता है, ठीक है, उसको छह नियमों से वो बंध जाता है। ये छह नियम ही उसको किसी भी चीज के करने ना करने, सक्सेसफुल होने या नहीं होने के पीछे इफेक्ट डालती हैं। ये जो चीजें मैंने बताई इदम वाली, इस इदम को कैसे कंट्रोल किया जाए, अब ये छह चीजें होती है ब्रह्मांड में। मान लो तो हम पैदा हुए, पैदा होने के बाद क्या होता है, ये छह चीजें हमारे को इफेक्ट करती हैं। छह चीजें क्या क्या हैं, छह चीजों से हमारा जुड़ाव हो जाता है। इन छह चीजों के बिना आदमी या कोई भी जीव जंतु, कीड़ा मकोड़ा जीवित नहीं रह सकता। ठीक है। तो पहली तो क्या होती है, नियति। जो भी आदमी पैदा हुआ वो एक नियति से बन गया। नियति का मतलब यहाँ किस्मत नहीं है, नियति का मतलब है स्थान। मछली पैदा हुई पानी के अंदर तो वो पानी से जुड़ गई। ठीक है। एक चिड़िया का बच्चा पैदा हुआ तो वो उड़ने के लिए उस प्रकार उस चीज से, नियति से जुड़ गया कि वो उड़ेगा, पेड़ के ऊपर घोंसला बनाएगा। इंसान पैदा हुआ तो वो जमीन से जुड़ गया कि उसको जमीन पे रहना पड़ेगा। इंसान पूरी जिंदगी पेड़ पे नहीं रहा है। ठीक है। तो नियति आपका स्थान है, जहां पैदा हुए वहां से जुड़ गए, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होती है, काल। काल है समय, जो पैदा हुआ वो मरेगा। ये एक चीज है जो आपको छह चीजों में से दूसरी चीज है कि काल, समय। जो पैदा हुआ, कोई भी जीव जंतु पैदा हुआ धरती के ऊपर, पेड़ पौधा कुछ भी है, जो पैदा हुआ वो मरेगा। तो पहली होगी नियति, स्थान जहां पैदा हुए। दूसरी, समय उसी साथ निर्धारित हो गया कि आपको एक दिन मरना भी है। तीसरी चीज क्या होगी, बुद्धि। यह है ज्ञान। जिसकी जैसी बुद्धि है, अब चिड़िया के बच्चे को कोई ट्रेनर नहीं लगाना पड़ता उसको उड़ने के लिए, उसकी बुद्धि है, उसके पास ऑलरेडी वो चीज है, वो उड़ेगा। जिसकी जैसी बुद्धि है वो वैसा काम करेगा। इंसान की बुद्धि इंसान के हिसाब से, जानवर की जानवर के हिसाब से, शेर की बुद्धि शेर के हिसाब से, उसको शिकार करना है, उसकी बुद्धि है, वो उसको पता है वो घास नहीं खाएगा कभी भी। ठीक है। तो ये उसकी बुद्धि है, उसके पास अपने आप ऑलरेडी है। तो जो पैदा होता है उसकी एक बुद्धि होती है अपने आप उसके अंदर। ठीक है। हम उसके ऊपर काम करके डेवलप करते हैं, या काम नहीं करने से वो कम रह जाती है, लेकिन बुद्धि हमारे साथ ही आती है, हमें उससे जुड़ना पड़ता है। फिर क्या होती है, जो पैदा होता है वो राग से जुड़ जाता है, इच्छा से। हर आदमी जो पैदा हो गया, हर जीव जंतु जो पैदा हो गया, वो एक इच्छा से जुड़ जाता है, उसको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। जीव जंतु को भी चाहिए होता है, कीड़े मकोड़े को भी चाहिए होता है, इंसान को भी चाहिए होता है। उसकी इच्छाएं थोड़े समय के अंदर, जैसे ही आदमी पैदा होता है, बच्चा होता है, उसकी इच्छाएं जागृत होनी शुरू हो जाती है कि मेरे को ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। वो इन चीजों के अंदर, पांच, ये जो छह चीजें बताई, इनमें, इनके अंदर इन्वॉल्व हो जाता है। ये छठी चीज, जो चौथी चीज बताई है, राग, इसके अंदर वो भी इन्वॉल्व हो जाता है, उसको चाहिए होता है। ठीक है। उसके बाद क्या होगी, कला। सबकी अपनी एक कला है। ठीक है। जो प्राणी है, जो पेड़ है, पेड़ की एक अपनी कला है।
कि उसको फल आना है, कांटे आने हैं, फूल आने हैं, तो उसकी एक कला है। ऐसे ही आदमी की भी एक कला है अपनी, ठीक है, उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से उसकी एक कला है। जानवर की एक कला है, बंदर की एक कला है कि उसको पेड़ पे चढ़ना आता है, वो चढ़ जाता है, वो चढ़ता है, ठीक है। तो सब प्राणियों की अपनी एक कला होती है। और उसके बाद में होती है माया। माया क्या होती है? जुड़ाव। किन चीजों से जुड़ाव होती है? 5 माया कोष बताए गए हैं, 5 जो महामाया कोष हैं, इन चीजों से जुड़ता है आदमी। किस चीज से? एक तो होता है अन्न, जो पैदा हुआ उसको कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा, तो जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन, सुना होगा हमने। तो ये हम कैसे बनेंगे? हमारी मन, चित्ती, बुद्धि, अहंकार, ये कैसा होगा? ये जैसा अन्न खाएंगे, जैसा हम भोजन ग्रहण करेंगे, वैसा हमारा मन हो जाएगा। अब मिर्ची खा करके आप कहो कि अपनी हार्ट बीट को कंट्रोल रखो, तो रख सकते हो क्या? नहीं रख सकते हो। तो उसके लिए आपका अन्न आपको इफेक्ट करता है, तो आपकी डाइट क्या खा रहे हो, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो मैंने हृदय गुहा वाली जो 5 लेयर्स की बात बताई थी, 5 लेयर्स को कैसे कंट्रोल करें, इन इन तरीकों से ये चीजें इफेक्ट डालती, ये चीजें उनको बनाती हैं। तो इनके थ्रू वहां जा सकते हैं। तो पहला तो हो गया आपका अन्न, जो 5 महामाया कोष है, उन महामाया कोष में से पहला हो गया अन्न, कि जैसा अन्न खाओगे वैसी आपकी चीजें बनती जाएंगी, वैसा आपका दिमाग बनेगा, वैसी बॉडी बनेगी, वैसी सोच बनेगी, सारी चीजें वैसी बनती चली जाएंगी, ठीक है। अन्न के बाद में हो गया प्राण, पर जो आपका प्रकृति है आपकी, कि ये आपके कैसा प्राण है आपका, ठीक है। ये जैसा अन्न खाओगे वैसे प्राण बनेंगे आपके अंदर। प्राण इन द सेंस कि आपकी एनर्जी है। प्राण एक तरह से एनर्जी है, जैसी एनर्जी होगी, जैसा आप अन्न ले रहे हो वैसे आपके प्राण बनते चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में होगा मन। मन क्या करता है? मन का और कुछ भी काम नहीं, मन सिर्फ वाक्य बनाता है। किसी भी चीज को आपने देखा, मन ने वाक्य बनाया। दो सांड लड़ते हुए सामने से आ रहे हैं, तो मन का यहाँ क्या रोल है? मन सिर्फ वाक्य बनाता है, वाक्य बना करके हमें दे देता है कि ये दोनों सांड लड़ रहे हैं, अगर मेरे पास आ गए, किसने सींग मार दिया, पेट फट जाएगा। तो मन ने वाक्य बना करके बुद्धि को दे दिया। अब बुद्धि का डिसीजन है, बुद्धि कैसी भी हो सकती है, राजसिक हो सकती है, तामसिक हो सकती है, सात्विक हो सकती है, ठीक है। अगर राजसिक है तो वो वहां लड़ेगा, वो कोई ना कोई तरीका लेके आएगा, लठ लेके आएगा, लड़ेगा, उनको मारेगा। अगर उसके अंदर कायरो वाली प्रवृत्ति का आदमी है तो वो वहां से भाग लेगा। सात्विक है तो वो वहां खड़ा रहेगा कि नहीं, मेरा तो कोई दोस्त नहीं है, मुझे थोड़ी मारेंगे, तो वो खड़ा रहेगा बाबा बन के वहां पे, ठीक है। तो जैसी प्रवृत्ति होगी उसकी, वो वैसा डिसीजन लेगा। ये हो गया। तो मन वाक्य बनाता है, ये चीज क्लियर है। बुद्धि, बुद्धि जैसी इंसान की होगी वो वैसा निर्णय लेगा। जैसे मान लो ये कोई शूटर ने बैड शॉट मारा है, तो उसकी जैसी बुद्धि है, जैसी उसकी ये बुद्धि किस चीज से बनी है? इन्हीं चीजों से बनती हुई आ रही है। जैसी बुद्धि होगी वो वैसा निर्णय लेगा। अगर एक एक शूटर है जो एक कोई मैच स्टार्ट किया और पहला कार्ड, जबकि वो 585 का शूटर, 585 मारना चाहिए उसको, इतना वो मारता है, लेकिन किसी वजह से पहला कार्ड उसका 92 का रह गया, तब उसकी बुद्धि अगर अच्छी है तो वो बैठेगा, पहले अच्छे डिसीजन लेगा कि ठीक है, हार्ट बीट तो उसकी भी बड़ी है, लेकिन वो बैठेगा, 5 मिनट रिलैक्स करेगा, हार्ट बीट को, बॉडी को, सबको नॉर्मल करेगा। उसके बाद खड़ा होगा, 2-4 ड्राई करेगा, जब उसको लगेगा कि हाँ अब मैं वापस से, मेरी बॉडी नॉर्मल हो गई है, फिर वो स्टार्ट करेगा 99, 98, 100 मार के वो उस सबको कवर कर देगा, मैच को फिर भी खींच के ले जाएगा। तामसिक बुद्धि वाला है वो वहीं झुंझला जाएगा, उसको गुस्सा आ जाएगा, पिस्टल पटकेगा, पैलेट पटकेगा, पानी की बोतल उठाएगा, 2 घूंट पिएगा, फेंकेगा, अभी इधर उधर देखेगा, दूसरा आदमी कुछ थोड़ा बहुत कुछ इधर उधर कर रहा है तो उस पर भी गुस्सा करना शुरू कर देगा वो। तो वो तामसिक बुद्धि वाले की जैसी बुद्धि है वो उसके ऊपर वैसा निर्णय लेगा। सात्विक वाला है तो सात्विक के हिसाब से निर्णय लेगा, चलो कोई बात नहीं, जो किस्मत में था हो गया, वो फिर भी ठंडा रहेगा। तो ये बुद्धि भी इंपॉर्टेंट है, बुद्धि भी इन्हीं चीजों से बनती है। उसके बाद जब ये चारों चीजें हो गई, चारों चीजें अपनी, अन्न, प्राण, मन, बुद्धि, ये जैसे काम करेंगे आदमी की जिंदगी के अंदर, वैसा ही पांचवा पार्ट है आनंद। आनंद, इसको हम आज की भाषा में कह सकते हैं अचीवमेंट, कि ये पांचों चीजें आपकी जैसी, चारों चीजें जैसी हैं, वैसा लाइफ के अंदर अचीवमेंट होगा, वैसे ही आप किसी चीज को पाएंगे, वैसे ही सक्सेस मिलेगी। अब उसका आनंद, आनंद इन से अचीवमेंट, आप उस चीज को अचीव कर लेंगे, ठीक है। ये एक पार्ट हो गया इसका। अब उस चीज को, मान लो ये चारों चीजें आपकी अच्छी रही, ये सब चीज, आपका खान पान अच्छा था, मन, बुद्धि, चित्त, सब कुछ अच्छा रह गया, और आपने उस चीज को अचीव कर लिया। अचीव करने के बाद में अगर आप एक्चुअल के अंदर इन चीजों को बदल लिया है, तो आपके अंदर जो अहंकार है वो नहीं बढ़ेगा। एक अगर मान लो कि कोई भी सेलिब्रिटी है, बहुत बड़ा स्टार है, कोई भी मान लीजिए, कोई नेता है या कोई अभिनेता है या कोई खिलाड़ी है,
उसने सारी चीजें उसकी अच्छी रही होगी, तभी तो उसने अचीव किया उन चीजों को। उसने सब चीजों पे कंट्रोल किया, सब चीजों को बैलेंस किया, उसने अचीव किया। अब क्या है, अगर अहंकार वाला जो पार्ट है, जो अहम और इदम वाली चीज मैंने बताई थी, दोबारा से उस चीज को अचीव करने के लिए ये दोनों चीजें, जो अहम और इदम है, इसमें से अहम को तो छोड़ दीजिए और इदम काम करेगा। इदम कैसे काम करेगा? अगर किसी अचीवर को, किसी भी स्टार को, अगर आपके सामने कोई भी आ जाता है एक्स वाई जेड, मान लीजिए कोई बहुत बड़ा हॉलीवुड या बॉलीवुड का हीरो आपके सामने आ गया, आप उसको नहीं पहचानते, आपने पूछा कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हो, कौन हो, तो उसका ईगो बहुत हर्ट हो जाएगा, यार मेरे को नहीं जानता है, होगा कि नहीं होगा? सिंपल सी बात है, हो जाएगा। मान लीजिए अगर आप अपनी क्लास के मॉनिटर भी हो, और तब भी अगर आपको कोई दूसरा बच्चा पूछ ले कि आप कौन हो, तो आपको बुरा लगेगा कि यार मैं मॉनिटर हूँ क्लास का, मुझे नहीं पहचानता, क्या बात है, ऐसा कैसे हो गया? सर प्लीज म्यूट करा दीजिए। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन चेंज सर होता है, सबको म्यूट कर दो। कॉर्निया का एंगल चेंज होता है ना, क्यों भरावा तुम्हारा है? मैं सोचा बड़ा खेल रहे हो ना। ओहो, ये तो, हाँ अब ठीक है, ओके। तो ये जो इदम वाली चीज है, ये इदम क्या है? ये जो अहंकार का पार्ट है, तो ये अहंकार अगर आदमी के अंदर नहीं आएगा, उसके अंदर जो चैंपियन वाली जो भावना है, वो उसका अगर ईगो उसके अंदर नहीं आएगा, तो वो दोबारा अचीव कर पाएगा, क्योंकि हम उसके अंदर भी आ रही थी। करने के लिए देखा आप बच्चे को इतनी साइंस में क्यों डाल? नहीं सर, आइस का वो ना वो चेंज हो एंगल जाता ऑफ रुक है। जाओ कॉर्निया। यार, ये कौन बातें कर रहे हैं? चुप हो जाओ भाई, बाद में क्लास के बाद कर लेना। भैया अपनी राम कहानी यार बाद में सुना लेना। हाँ, तो ये चीज मैं मानता हूं कि समझ में आई होगी कि डर कहाँ से आता है, इसको कंट्रोल करने के लिए कौन सी जो 6 चीजें हैं उनके ऊपर काम करना है, और उसके बाद में इसको दोबारा से अचीव करने के लिए, किसी भी अचीवमेंट को दोबारा से अचीव करने के लिए क्या करना है, कोई बात नहीं, इदम अभी को फोन हावी करता नहीं हूँ। होने देना है, अहंकार को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है कि मैं तो फलाना सिंह हूँ, मैं तो ये अचीवर हूँ, मैं तो अब ये बन प्लीज गया। म्यूट। मैं म्यूट बार बार कर रहा हूँ, वापस अनम्यूट कैसे हो रहे हैं ये सारे? म्यूट ऑल। तो ये जो इदम है, जब इसको अपन हावी नहीं होने देंगे, तो जब अगली बार हम दोबारा से मैच के अंदर जाएंगे, तो हमारे अंदर ईगो नहीं होगा, हमारे अंदर डर नहीं होगा। डर किस चीज का नहीं होगा? बैट शॉट ना लग जाए इसका डर नहीं होगा, और अगर लग भी गया तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हमारे अंदर ईगो नहीं है। सिंपल सी बात है। नया बच्चा पहली बार, सोचो आपने, आप खुद ने या किसी भी बच्चे को फायर कराया होगा, जब उसने फायर किया होगा पहली बार, तो उसके दिमाग में क्या ये चीज रही होगी कि मेरा 8 ना लग जाए, 7 ना लग जाए, 6 ना लग जाए, या 10 लगना चाहिए? उसके दिमाग में नहीं रहती है। वही जो भाव है, वही जो सोच है, वो अगर हम एंड तक कैरी फॉरवर्ड करें, तो हमें कभी डर नहीं होगा कहाँ लगेगा। वो जब पहली बार फायर करता है, तो उस टाइम सिर्फ सीखने की कोशिश कर रहा होता है, उस टाइम सिर्फ कोशिश कर रहा होता है, वो कहे तो कर्म कर रहा होता है, उसको फल की इच्छा नहीं होती है कि मेरा कहाँ लगेगा। तो वही चीज को, सिंपल, बहुत आसान चीज है, इतनी जो मैंने चीजें बताई हैं, ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताई हैं। सिंपल सा अगर ये काम कर लें कि हर शॉट में सिर्फ कोशिश करते रहें और इच्छा ना पालें कि यहां लगना चाहिए और यहां ना लग जाए। जिंदगी में किसी भी फील्ड का आदमी हो, दुख के सिर्फ दो ही कारण हो सकते हैं, एक होता है राग, एक होता है द्वेष। राग क्या होता है? इच्छा। जो मैंने इच्छा की वो मुझे नहीं मिला, ये इसको राग कहते हैं, ये दुख का कारण है। मुझे बीएमडब्ल्यू चाहिए, मुझे नहीं मिल रही है, तो अब रोज बीएमडब्ल्यू सपने में आ रही है और मेरे दुख का कारण बनी हुई है, मुझे नींद नहीं आ रही। दूसरी चीज क्या है? द्वेष। मुझे जो चाहिए थी बीएमडब्ल्यू, वो पड़ोसी को मिल गई, तो अब भी मुझे दिक्कत हो रही है उससे, तो ये द्वेष हो गया। राग और द्वेष दो चीजें हैं। तो ये राग और द्वेष से ऊपर उठना है, ना तो मुझे चाहिए, ना मुझे फर्क पड़ता है दूसरे के मिल जाने से, मुझे सिर्फ मेरा कर्म करना है। अगर इतने तक सीमित रह गया कोई भी खिलाड़ी, तो उसको ये जो प्रेशर वाली प्रॉब्लम, प्रेशर आता कब है? तभी तो आता है जब आपको इच्छा है, 10 मारने की इच्छा है, तभी तो आ रहा है। या फिर आपको डर है कि 8 ना लग जाए, इसलिए प्रेशर आ रहा है। तो इन दोनों चीजों से अगर आप वाकई अंतरात्मा से ऊपर उठ गए हो, तो आपको कुछ खोने का ही डर नहीं है, तो फिर आपको डर आएगा ही नहीं। सिंपल है, बहुत आसान है ये चीज। ठीक है, तो इन चीजों के ऊपर काम करना है, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। जो मैच प्रेशर के रिगार्डिंग मैंने आपको बताई है कि मैच प्रेशर कैसे आता है, इसको कैसे हैंडल करना है, और हमारी सोच कैसी रखनी है।
जब तक हम इस सोच को नहीं रखेंगे, इस सोच को सही करने में जितनी मिलावट करेंगे हम, जितनी मिलावट हो जाएगी इसमें, उतना ही प्रेशर आएगा और उतनी ही हमें डिफिकल्टीज आएंगी, उतने ही 10 बेशक मार लें, उतने ही मुश्किल तरीके से 10 मार पाएंगे। आसान नहीं होगा वो, और ज्यादा नहीं मार पाएंगे। हो सकता है इसी की बहुत ज्यादा ट्रेनिंग कर ली। हठ योग के अंदर एक दूसरा पार्ट है इसका कि हठ योग से इन सब चीजों को साइड करके, हठ योगी जो है वो हठ से इन चीजों को करते हैं। हठ योग से आप कर सकते हो, लेकिन वो अंतिम मोक्ष नहीं है उस चीज का। ठीक है, तो हठ योग की तरफ नहीं जाना है हमें, वो ज्यादा मुश्किल तरीका है। हमें यह है कि हमें थोड़ा सा इसी के अंदर योगी बन जाना है, कि हम उस चीज की इच्छा को थोड़ा सा त्याग दें और उसका लालच ना करें, तो ये चीजें आसान हो जाएंगी। तो प्रेशर नाम की जो चिड़िया है वो आपके ऊपर बैठेगी नहीं। तो मेरे ख्याल से ये जो चैप्टर था और जो मैं बताना चाह रहा था इसके अंदर, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। हो सकता है कुछ कुछ लोगों के ऊपर से भी चला गया होगा, और किसी को लग रहा हो कि ज्यादा डीप बता दिया, ज्यादा ही पुराने जमाने में पहुंच गए हैं। और क्योंकि मैं काफी नए जमाने से भी मैंने नॉलेज गेन किया है, जो आज की रॉकेट साइंस है ना, उससे भी काफी कुछ सीखा है। लेकिन उससे मुझे कुछ सवालों के जवाब नहीं मिले थे, तो इसलिए मुझे पुराने जो लोग थे, जो गुरु थे, उनके पास से ये चीजें लेनी पड़ी और मुझे एक्चुअल में इसके जवाब मिले। और ये शॉकिंग चीज है कि आज की मॉडर्न साइंस भी इसको मानती है। जो मैंने हृदय गुहा वाली आपको बात बताई है, ये आप अपने मोबाइल में या किसी भी डिवाइस के अंदर आप बंडल ऑफ हिश करके सर्च कीजिए, तो उसके अंदर भी हार्ट की जो दिल की गुफा के बारे में जिक्र किया हुआ है। और वहां से कोई भी चीज बॉडी कैसे रिएक्ट करती है जब डर की सिचुएशन होती है, तो उसके ऊपर बताया गया है। ठीक है, ये जो मैंने स्पंदन बोला है, उसको उस आज की जो मॉडर्न साइंस है उसने इलेक्ट्रॉन्स कह दिया है। ये एक इलेक्ट्रिक स्पार्क होता है अंदर। ठीक है, वो उनकी अपनी भाषा है, हम उसको नहीं छेड़ना चाहते। हम जो अपनी चीज समझाना चाह रहे थे वो मेरे ख्याल से क्लियर हो गई है। और जिसको नहीं समझ में आई है, तो इसके ऊपर ऑलरेडी 3-4 घंटे, क्योंकि ये अपने आप में एक एक इसका एक एक पॉइंट एक एक घंटे का था, तो इसको मैंने कोशिश करी है पूरा कंप्रेस करके सारी चीजें आपको समझाने की। नहीं समझ में आई है तो ऑलरेडी जो यूट्यूब पे वीडियोज हैं इसके, उसके अंदर मैंने कई बार जो पहले साई की क्लासेस ली थी लॉकडाउन के दौरान, उसके अंदर एक एक घंटे का इन एक एक चीज के ऊपर लेक्चर है। तो ये सारी चीजें, एक चीज कैसे बनती है, किस कौन सी चीज किस चीज से इफेक्ट करती है, किस चीज को सुधारने के लिए, ईगो को सुधारने के लिए क्या खान पान होना चाहिए, कैसी दिनचर्या होनी चाहिए, क्या प्राणायाम होने चाहिए, क्या मेडिटेशन होना चाहिए, वो सारी चीजें इसके अंदर आपको मिल जाएंगी। तो उनके ऊपर अलग से भी आप सुन सकते हो। दोबारा कभी फुर्सत से मौका मिला तो अपन इसके बारे में दोबारा चर्चा करेंगे। शाम की जो इवनिंग की क्लास है उसके अंदर भी आपके इसमें से कोई क्वेश्चन हो या और कोई भी XYZ शूटिंग की जो प्रॉब्लम है, जो अभी तक पढ़ाया है, जो टेक्निक से रिलेटेड है, ये ट्रिगर से हो सकता है, ग्रिप से हो सकता है, या जो ये जो अपना डर का विषय है, जो सबसे बड़ा विषय है आज के टाइम पे। जैसे ही नेशनल ए खेल लेता है या स्टेट क्वालिफाई कर लेता है बच्चा, इस प्रेशर नाम के जो भूत से इंट्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में भी अगर कोई क्वेश्चन हो और कोई तरीके से जो मैं मतलब बता सकूं, किसी को नहीं समझ में आया, तो वो भी आप अपना क्वेश्चन तैयार रखिएगा। आज की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, या मॉडर्न जो आज के साइंटिस्ट हैं, या वेस्टर्न साइंटिस्ट को हम कह सकते हैं कि जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, वो क्या करते हैं कि दिमाग को काबू में करने के लिए, या फिर उसको कंसंट्रेशन को बढ़ा, सिर्फ कंसंट्रेशन की बात करते हैं, कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, ट्रिक्स बताते हैं छोटी छोटी, कि आप एक उंगली को तो क्या कीजिए, ऐसे ऐसे करते रहिए, एक को ऐसे ऐसे करते रहिए, एक को घुमाते रहिए, एक को ऐसे ऐसे करते। आप सभी करके देखिए, एक को ऐसे रगड़िए और दूसरे को टिप टिप कीजिए, दोनों टिप टिप हो रही है ना, या दोनों ही घूमने लग जाएंगी। ठीक है, एक को रगड़िए और एक को ऐसे ऐसे कीजिए। ठीक है, तो दोनों एक साथ कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि ये है कॉन्शियस माइंड। ये कॉन्शियस माइंड का खेल है पूरा, कि कॉन्शियस माइंड एक बार में एक काम कर सकता है। तो आप या तो दोनों हाथों से ऐसे कर पाओगे या दोनों से ऐसे कर पाओगे। तो वो ये छोटी छोटी चीजें बता करके आदमी को छोड़ देते हैं। जो पेशेंट उनके पास आता है ये सवाल लेकर के, तो वो यहीं पर यहाँ बोल देते हैं कि आपको जब प्रेशर आए तो आप ऐसे करने लग जाना, उल्टी ABCD बोलने लग जाना, या आप जो है ना 19 की टेबल बोलना, और वो भी उल्टा बोलना। तो आदमी का दिमाग पूरा उसमें खिंच जाता है कि यार ये 19 की टेबल उल्टी कैसे बोलूं, तो पूरा उस मैथ्स में घुस जाता है। तो एक क्षण के लिए उसके दिमाग से वो चीज हट जाती है, लेकिन क्या परमानेंट उसका डर थोड़ी खत्म हुआ, अगले मैच में फिर होएगा उसको।
होएगा कि नहीं होएगा? अगले मैच में फिर डर आ जाएगा उसके अंदर, अगले शॉट में फिर आ जाएगा, अगले कार्ड में फिर आ जाएगा। एक 100 मार लिया तो भी दिक्कत है उसको, अगर वो 90 का मार दिया तब भी दिक्कत है। तो इसका परमानेंट इलाज जो है वो मैंने आपको बताया है कि परमानेंट इलाज क्या है। ये जो टिक टिक वाली टेक्निक है ये परमानेंट समाधान नहीं है। आप एक मैच में थोड़ी बहुत देर के लिए दिमाग को काबू में कर सकते हो, लेकिन हमेशा के लिए समाधान करने के लिए आपको इन तरीकों से गुजरना पड़ेगा। और इनसे नहीं भी गुजरना चाहें तो आप सिर्फ उस ईगो नाम की जो वो भूत है ना, उस ईगो को खत्म कर दीजिए। ठीक है, सुखी रहने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आपका ईगो खत्म हो जाए। ईगो खत्म हो गया तो आपके पास कुछ भी कैरी फॉरवर्ड नहीं है, आपकी कोई सेल्फ इमेज नहीं है, ना कोई बड़ी है ना छोटी है। आपको 10 लगा तो कोई खुशी नहीं है, 8 लगा तो कोई गम नहीं है, लग गया कोई बात नहीं है। आप अपना कर्म अच्छे से करते रहिए, कर्म के अंदर सिर्फ कोशिश करते रहिए सही टेक्निक, सही तरीके से जो आपने सीखा हुआ उसको फॉलो करने की। इतने पे ही काम हो जाएगा। अगर इस चीज को भी, ये 2-3 चीजें भी अगर आपने परमानेंट अपने दिमाग के अंदर डाल ली कि मुझे कभी भी किसी मैच में कोई स्कोर दिमाग में लेके नहीं जाना है, मुझे मेडल के लिए नहीं जाना है, ना मुझे मेडल मिलने से कोई मतलब है, ना अगर मुझे नहीं मिला तो मतलब है। आप एकदम न्यूट्रल होकर के, सात्विक होकर के अगर मैच में गए और अपना मैच सिर्फ करने से मतलब रखा, प्रेशर नहीं आएगा। प्रेशर आता तो तभी है ना, तब ये 2 चीजें होती है। जब आपको इच्छा होती है बड़ा स्कोर मारने की या मेडल की, ये इच्छा ही आपको, जब ये इच्छा पूरी ना होने का डर हो जाए कि नहीं हुई तो क्या होगा, या जो मिल गया तो मैं उसका क्या करूंगा, मैंने ओलंपिक का मेडल ले लिया, 10 करोड़ रुपए मिलेंगे, एक गाड़ी लूंगा, एक बंगला लूंगा, एक ये करूंगा, एक पार्टी रखूंगा, एक वो करूंगा। तो ये इच्छाएं पाल ली फालतू की। अब वो घटना घटी नहीं है, अभी तक नेशनल क्वालिफाई नहीं हुआ है, ओलंपिक के बाद क्या करना है ये आप अभी से सोचने लगे तो दिमाग को जो अभी कर्म करना चाहिए था वहां नहीं है, वो पहुंच गया आगे 4 साल आगे। ओलंपिक की अभी डेट फिक्स नहीं हुई है, कहाँ होना है, क्या होना है, कब मैच होगा, जिंदा भी रहेंगे तब तक नहीं रहेंगे, कोई भरोसा नहीं है। लेकिन फालतू का दिमाग को लोड देके बिठा दिया अभी से। तो ये चीजें अगर छोड़ दिया तो भी मैं मानता हूं कि काफी हद तक आप दिमाग की जो ये प्रॉब्लम है, जो ये प्रेशर नाम की जो चिड़िया है, ये आपके आसपास। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मैं अपनी तरफ से इस टॉपिक को क्लियर कर चुका हूं। और अभी भी अगर किसी को कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो मैं चाहूंगा कि वो अपने क्वेश्चंस लिख करके और इन्हीं के सेशन के अंदर पूछ सकते हैं। और टेक्निक के रिगार्डिंग भी अगर किसी के पास में कुछ बच गया हो, कोई सवाल बच गया हो तो वो भी पूछा जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। नरेश जी, इफ यू आर देयर। थैंक यू। नहीं है। हाँ जी सर, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। थैंक यू सर। समझ में आया सभी को? सर मजा आ गया सर, नॉट टू गुड सर। सर समझ आया सर, बहुत बढ़िया समझ में आया। आप तो सर जमीन इस से सेशन जोड़ते हो की सर चीज को। रिकॉर्डिंग चाहिए कि सर हमेशा आपको दोहराने के लिए अपने आप रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे मिल जाएगी। Thank you, sir. पुराने भी वीडियो जो है यूट्यूब पे मिल जाएंगे। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सर, वेरी वेल एक्सप्लेन। थैंक यू। मैंने मेरी तरफ से कोशिश की है कि आसान से आसान भाषा में आपको समझा पाऊँ। सही सर, सर ये शूटिंग नहीं, आपने तो लाइव भी आसान कर दी। ऐसे आपने दिया है लेक्चर सर इस पे। ये तो आप खाली शूटिंग के लिए थोड़ी है सर, आप खुद ही बिल्कुल पूरी सोचिए लाइफ के आपने लिए, शूटिंग थोड़ी है। पूरी लाइफ के हाँ लिए। सर, आपने गीता सर का इतना अच्छा यूज करा है सर, टू गुड सर। मैंने सर 10th क्लास में गीता सर लगा रखा था दीवार के सामने और उसको पढ़ता रहता था। बहुत हाँ, अच्छा। अगर बहुत अच्छा गीता लगता था का सर। सार भी अगर इस्तेमाल कर लिया ना तो भी बहुत मतलब यस सर, समस्याओं क्यों से वे आदमी ऊपर जब उठ जाएगा। बिल्कुल सर, क्यों वे चिंता करते हो, शॉट उठाओ चलाओ, कहीं ना कहीं तो लगेगा ही, कहीं ना कहीं तो लगेगा सर। सर आप मिलिट्री में रहे हैं सर, मिलिट्री में रहे हैं सर। देखिए हमारे कैप्टन वीर सूरी थे, गाजियाबाद में शहीद हुए थे सर। उनके 17 गोली लगी थी, लेकिन 17 गोली लगने के बाद में भी उन्होंने शॉट मारा था और वो मरा था सामने वाला आदमी। तो दिस इज द शूटिंग सर। थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम। मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों को समझ में आया। मुझे सर मैं तो स्पेशली सुन रहा हो रही हूँ थी कि ये ज्यादा डीप ना हो जाए कुछ लोगों के लिए, कि ऊपर से ना जाने लग जाए, ऊपर वाले जो फ्लोर है उससे चला गया तो बोलेंगे कि सर बात कर रहे थे शूटिंग की और कहाँ बाबा बना दिया आपने। तो चलो बड़ी खुशी की बात है कि सबके समझ में आया, ये मुझे अच्छा लगा। सर जैसे मास्टर आई होती है ना, आपने मास्टर माइंड कर दिया सर। भैया जिसके मास्टर आई पास होती है ना, ज्ञान शूटिंग की है मास्टर वही आई। ज्ञान दे, और जिसके ऊपर आप उतर लोग को ये चीज समझ में आई, इसका मतलब आपके चित्त के अंदर कहीं ना कहीं ये सारी चीजें थी, आप इस चीज से ऑलरेडी इंट्रोड्यूस थे, आपके अंदर ये चीजें हैं ऑलरेडी, इसलिए समझ में आई है। जिसको नहीं आई है समझना कि थोड़ा सा उसके अंदर इस तरह के जो संस्कार है, संस्कार इन द सेंस सेंसेस वो नहीं है, तो कोशिश करें आएगी समझ में, ऐसा नहीं है नहीं आए।
ठीक है सर वो अपने इसलिए अंदर समझ में आ बहुत गई कि मतलब आपने असीमित लॉकडाउन नॉलेज में हमारे क्लास अंदर ली है थी और वो फिर से ना, रिपीट हुई है। अनलिमिटेड नॉलेज हमारे अंदर है। हम जितना उसकी प्रैक्टिस करेंगे, जितना इन चीजों से जुड़ेंगे, पढ़ेंगे, तो वो सारा अपने अंदर से निकलना शुरू हो जाएगा और हम उसको यूज कर पाएंगे। अदरवाइज हमारे पास इंफॉर्मेशन सारी है यूज, मतलब जो इंडियन माइथोलॉजी है, जो छोटी सी चीज एक और बताता हूँ कि मान लो एक बच्चे की उम्र 10 साल है, तो उसकी उम्र 10 साल नहीं है, उसकी उम्र हजारों साल हो सकती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अब डीएनए अपने पिता का भी है, अपने दादा का भी है, परदादा का भी है। अब उन सबके अंदर जो नॉलेज था, जो सेंसेशन थे, अगर ये नहीं होता तो जो जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, किसी को अस्थमा होता है, बेटे को भी होता है, उसके बेटे को भी होता है। सर मुझे काम करने दो, साइड में रख उसकी जो दो, बाद में जब टाइम मिलेगा फेस की जो शक्ल होती है वो एक जैसी होती है, कद काठी एक जैसी होती तो है, क्योंकि ये डीएनए है जो पीढ़ी दर पीढ़ी कैरी फॉरवर्ड होता है। वाला वैसे ही जो हमारे दिमाग में जो ज्ञान है, जो नॉलेज का है, मिल्क चाहिए। वो भी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है। जिसको कई लोग जिन्होंने इस चीज को ज्यादा ध्यान में जाकर के जान पाए, वो कहते हैं कि पुनर्जन्म मुझे याद आ गया या मुझे पीछे का याद आ रहा है। तो वो ज्यादा अगर अच्छे से दिमाग पे काम किया उसने, तो उसको पीछे का याद आने लग जाता है, पता चलने लग जाता है कि क्या था क्या नहीं था। ठीक है, तो हमारी उम्र इतनी ही नहीं है, हमारी हजारों साल उम्र है। जब से हमारा डीएनए बना था, जब से मनुष्य की उत्पत्ति हुई थी, उतना पुराना डीएनए हमारे, उतना पुराना नॉलेज हमारे अंदर है। हमें सिर्फ अपने अंदर झांकने की जरूरत है।